प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इस पेपर के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। पिछले लेसन में हमने एक नया टॉपिक मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी की आधुनिक प्रवृत्तियां आरंभ किया था और वर्गीकी की आरंभिक प्रवृत्तियों में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि पुरातन जो टैक्सोनॉमी थी जिसमें हम आकारिकी व पुष्पीय लक्षणों का आधार लेकर के और वर्गीकरण तैयार कर रहे थे, उसमें हमारे अध्ययन में बढ़ोतरी हुई, हमारे जो संसाधन हैं उनमें विकास हुआ और उत्तरोत्तर उन्नति के परिणाम स्वरूप जो अत्याधुनिक तकनीक हमारे समक्ष आई, उनका उपयोग करते हुए हमने वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से जो आंकड़े, डेटा, तथ्य, जानकारियां प्राप्त हुई, उन सभी जानकारियों का क्रमशः हमने टैक्सोनॉमी के अध्ययन में उनका समावेश किया और इसी नई जानकारियों के तहत जो नवीन प्रवृत्तियां कहलाती हैं, उनके समावेश के पश्चात हमने मॉडर्न टैक्सोनॉमी का विकास किया। हमने पिछले लेसन में इस टॉपिक के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोलॉजी टू टैक्सोनॉमी का अध्ययन किया था। कोशिका विज्ञान का वर्गीकी में योगदान का अध्ययन के तहत हमने ये जाना था कि कोशिकीय संरचनाएं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की संख्या, इसकी आकृति, कैरियोटाइप, पॉलीप्लॉइडी, डीएनए आदि आदि से प्राप्त जो जानकारियां हैं, उसके अनुसार हमने बहुत सारी वर्गीकीय समस्याओं का समाधान भी किया। मूलतः उसमें मुख्यतः रेनकुलेसी फैमिली में पूर्व में वर्णित पियोनिया वंश तथा अगेव तथा यक्का की स्थिति जो कि केवल अंगुरी के आधार पर अलग अलग कुलों में रखी गई थी, उनको हमने अगेवेसी में लाने का प्रयास किया और उसके पीछे का कारण क्रोमोसोम्स की जो संख्या मान है तथा कैरियोटाइप है, उसको आधार मान करके हमने उन दोनों वंशों को क्रमशः यक्का और अगेव को अगेवेसी फैमिली में वर्णित किया। हम इसी क्रम में एक नई वर्गीकी में नवीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत नवीन प्रवृत्तियों में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या टैक्सीमेट्रिक्स अर्थात संख्यात्मक वर्गीकी या टैक्सीमेट्रिक्स जो कि नवीन नवीन प्रवृत्ति में सम्मिलित है, जिसका आधार लेकर के हमने वर्गीकीय समस्याओं को सुलझाया है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी टू टैक्सोनॉमी अर्थात टैक्सीमेट्रिक्स या संख्यात्मक वर्गीकी में योगदान। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या जिसे टैक्सीमेट्रिक्स कहते हैं, संख्यात्मक वर्गीकी या टैक्सीमेट्रिक्स, इस टॉपिक के अंतर्गत हम संख्यात्मक वर्गीकी या टैक्सोनॉमी या टैक्सीमेट्रिक्स और अन्य नाम जैसे फिनेटिक्स आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। टैक्सीमेट्रिक्स का इतिहास पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। परंपरावादी वर्गीकी और टैक्सीमेट्रिक्स वर्गीकी दोनों में तुलनात्मक अध्ययन तथा टैक्सीमेट्रिक्स के नियम, टैक्सीमेट्रिक्स किस आधार पर कार्य करती है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर
पादपों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण विकसित करना है। अर्थात हम वर्गीकी में मुख्यतः जो पादपों के मध्य पाए जाने वाले लक्षण हैं, उन लक्षणों का ब्यौरा प्राप्त करके और उनकी सहायता से एक वैज्ञानिक वर्गीकरण विकसित करते हैं। विभिन्न पादप वर्गों या समूहों के मध्य उपस्थित परस्पर अंतर संबंधों का विश्लेषण करने के लिए दो विधियां प्रचलित हैं। एक जातिवर्तीय विधियां यानी फाइलोजेनेटिक मेथड और दूसरा फिनेटिक विधियां अर्थात फिनेटिक मेथड। फिनेटिक मेथड का तात्पर्य है उनमें पाई जाने वाली समानताओं का जातिवर्तीय या इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के साथ अवलोकन न करके उनके बीच में पाई जाने वाली समानताओं का ज्यादा महत्व देते हुए हम वर्गीकरण तैयार करना हमारा उद्देश्य रहता है। फिनेटिक विधियों के अंतर्गत एक प्रमुख विधि संख्यात्मक वर्गीकी है। वर्तमान में कंप्यूटर के विकास के साथ साथ संख्यात्मक वर्गीकी के क्षेत्र में काफी तीव्र विकास हुआ है तथा वर्गीकी के क्षेत्र में सहायता मिली है। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर से हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली सभी कार्यवाही में आज कंप्यूटर सम्मिलित है और कंप्यूटर की सहायता से हमने वो सब कार्य किए हैं जो हमने सोचा नहीं था और कंप्यूटर आज हमारी आवश्यकता है। अतः वर्गीकी के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का विकास कैसे हो, कंप्यूटर द्वारा हम वर्गीकी में किस प्रकार से सहायता लें, इसको यहाँ पर वर्गीकी में फिनेटिक विधि में प्रयुक्त किया गया तथा संख्यात्मक जो सहबंधता है पादपों के बीच में निहित, उनका आकलन और विश्लेषण कंप्यूटर के माध्यम से किया जाने लगा, जो कि आज हम संख्यात्मक वर्गीकी या टैक्सोमेट्रिक्स के रूप में देखते हैं। फिनेटिक्स क्या है? Phonetics, also known as taxometrics, is an attempt to classify organism based on overall similarity. यानी पूर्ण रूपेण समानताओं पर आधारित है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के मध्य में पाई जाती है। यूजली इन मॉर्फोलॉजी और अदर ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, जो दिखने वाले लक्षण है या आकारीय लक्षण है, आकारिकीय लक्षण है, उनमें जो ओवरऑल समानता क्या है इसको महत्व देते हैं, तब हम इसे फिनेटिक्स कहते हैं। रिगार्डलेस फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी रिलेशन, उनके मध्य में फाइलोजेनी या विकासीय संबंध क्या है, इसको हम एक तरफ रखते हुए केवल ओवरऑल सिमिलरिटीज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये संख्यात्मक वर्गीकी के बिल्कुल निकट और एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। माइकल एडमसन in his family's Desplantes shared two basic principles. माइकल एडमसन ने अपने जो पुस्तक है उसमें दो बेसिक प्रिंसिपल शेयर किए थे। नंबर एक ओवरऑल सिमिलरिटी और दूसरा इक्वल वेटिंग, यानी सभी को समान जो है वो मान प्रदान करना। मॉडर्न फिनेटिस्ट्स आर समटाइम्स कॉल्ड न्यू एडमसनियंस, जो आधुनिक जो फिनेटिक्स में कार्य करने वाले हैं उनको हम न्यू एडमसनियंस भी कहते हैं। संख्यात्मक वर्गीकी में उपलब्ध एक साथ अनेक लक्षणों को कई स्रोतों से प्राप्त करते हैं और उन्हें व्यवस्थित करके पादपों के मध्य आपसी संबंधों को भली भांति समझा जाता है, परखा जाता है। अधिक लक्षणों को सम्मिलित करके समानता के आधार पर एक फिनेटिक वर्गीकरण तैयार किया जाता है, जो अधिक लक्षणों को समाकृत करने के कारण अन्य वर्गीकरणों से अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होता है। टैक्सोमेट्रिक्स में विभिन्न स्रोतों से, जैसे पूरा वनस्पति विज्ञान, ड्रोनिकी, काष्ठ शरीर विज्ञान, पुष्प शरीर विज्ञान, सूक्ष्म शरीर, परमाणु विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवंशिकी,
जैव रसायन, सीरम निदान, संख्यात्मक वर्गीकी और अन्य अन्य शाखाओं से ये जानकारी प्राप्त करके उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है और टेक्स्ट मैट्रिक्स में उनको अध्ययन के लिए सम्मिलित किया जाता है। संख्यात्मक वर्गीकी का प्रथम उल्लेख संभवतः हेनके के कार्य के रूप में मिलता है। फिशर ने वर्गीकी में जैव सांख्यिकी के उपयोग पर बल दिया और इसके महत्व को समझाया, लेकिन प्रायोगिक स्तर पर यह अधिक योगदान नहीं कर सका। इसके बाद कई वैज्ञानिकों जैसे ऑवनबर्ग, जेम्स, चिलकोट आदि ने लक्षणों के मिलान संबंधी विचरण गुणांक पर कार्य किया, वेरिएबल जो कोफिशिएंट्स थे उस पर कार्य किया। संख्यात्मक वर्गीकी का वर्तमान स्वरूप का विकास रोजर्स एंड टेनीमाटो, कैन तथा हैरिसन एंड कैन एंड हैरिसन तथा स्मिथ व सोकाल का योगदान प्रमुख रहा। टेक्स्ट मैट्रिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो मिलता है वह डीजे रोजर्स द्वारा 1963 में संख्यात्मक वर्गी के लिए प्रयुक्त किया गया। ये आधुनिक वर्गीकी की विकासशील शाखा है जो कंप्यूटर के साथ साथ विकसित हो रही है। कंप्यूटर की मदद से वर्गीकी और वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले संख्यात्मक आंकड़ों पर ही टेक्स्ट मैट्रिक्स वर्गीकी आधारित है। स्मिथ तथा सोकाल द्वारा लिखित पुस्तक संख्यात्मक वर्गीकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके आधार पर ही इस शाखा का प्रारंभ हुआ तथा संख्यात्मक वर्गीकी नामक ये पुस्तक बहुत उपयोगी साबित हुई है। इसके अलावा भी संख्यात्मक वर्गीकी या टेक्स्ट मैट्रिक्स का बहुत सारे अन्य नामों से इसे जाना जाने लगा, अर्थात इसके कई वैकल्पिक नाम भी अभी प्रचलन में है। जैसे जर्दीन तथा सिम्पसन ने इसे मैथमेटिकल टेक्सोनॉमी नाम दिया। मेयर द्वारा 1966 में इसे टेक्सोमेट्रिक्स नाम दिया गया तथा रोजर ने इसे टेक्सोमेट्रिक्स कहा, जबकि स्मिथ, माइकनर एवं सोकाल ने 1958 में इन्हें फिनेटिक्स नाम दिया, जबकि डब्ल्यू.एच. वेथनर ने इसे न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक्स कहा, जबकि ब्लैकिथ एंड रेमेंट ने इसे मल्टीवेरिएट मॉर्फोमेट्रिक्स नाम दिया। यदि हम संख्यात्मक वर्गीकी या टेक्स्ट मैट्रिक्स की प्रचलित परिभाषाएं देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेवुड के अनुसार जीवों के समूहों के मध्य पाई जाने वाली समानताओं का संख्यात्मक मूल्यांकन करना तथा इन समानताओं के आधार पर इन समूहों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने को टेक्स्ट मैट्रिक्स या संख्यात्मक वर्गीकी कहते हैं। जबकि स्मिथ तथा सोकाल के अनुसार वर्गीकी इकाइयों के मध्य उपस्थित समानताओं अथवा बंधुताओं का संख्यात्मक मूल्यांकन करना तथा इन इकाइयों को बंधुता के अनुसार वर्गकों में क्रमबद्ध करना संख्यात्मक वर्गीकी कहलाता है। जैसा कि अभी परिभाषा में कहा गया, टेक्स्ट मैट्रिक्स एक ऐसी नई वर्गीकी पद्धति है जिसमें पाठकों के विभिन्न स्रोतों को कंप्यूटर की मदद से संख्यात्मक व सांख्यिकी रूप से विश्लेषित करके पाठकों के मध्य आपसी समानताओं का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण समानता के आधार पर उनके बीच स्थित फिनेटिक संबंधों को ज्ञात करके पाठकों का वर्गीकरण में सही स्थान उपलब्ध करवाना टेक्स्ट मैट्रिक्स का प्रमुख उद्देश्य है। इससे निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आंकड़े प्राप्त करके कंप्यूटर द्वारा विश्लेषित करते हैं, इसलिए यह संख्यात्मक वर्गीकी भी कहलाती है। पाठकों के वर्गीकरण की पारंपरिक विधि में सीमित लक्षणों को परखा जाता है तथा मात्र आकारी की लक्षणों को लेकर ही यह अध्ययन किया जाता रहा है, परंतु टेक्स्ट मैट्रिक्स द्वारा पाठकों के मध्य स्थित फिनेटिक संबंधों का न केवल आकारी की वरन सभी क्षेत्रों से लक्षणों को प्राप्त करके अध्ययन किया जाता है। टेक्स्ट मैट्रिक्स का कार्य कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व प्रोसेसिंग के मदद से किया जाता है। ये हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा प्रोसेसिंग की मदद से डाटा कंप्यूटर में फीड करने के बाद ये
स्वचालित मोड पर कार्य करने से हमें समय की बहुत बचत होती है तथा कम ऊर्जा खर्च करके कम व्यक्ति द्वारा अधिक कार्य हो जाता है। पादपों के मध्य समानता देखने के लिए समानता गुणांक ज्ञात करके उसमें समानता के आधार पर विभिन्न समूहों को निर्मित करते हैं। पादपों में जो लक्षण पाए जाते हैं उनके बीच में समानता समानता गुणांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है और समानता के आधार पर ही हम विभिन्न समूहों को निर्मित करते हैं। समानता के आधार पर यह तय किया जाता है कि वे पादप एक ही समूह के हैं अथवा अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पादपों के गुणों में समानता देखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वास्तविक लक्षणों को ही प्रयुक्त करना चाहिए जिससे कि वास्तविक समानता का अभिनिर्धारण हो सके। समानता यहाँ पर दो प्रकार की होती है, समजातता अर्थात होमोलोगस सिमिलरिटी तथा तुल्य समानता अर्थात एनालोगस सिमिलरिटी। पादपों में समान गुण यदि एक ही पूर्व से प्राप्त हो तो उन्हें समजात तथा उनमें स्थित समानता को समजातता अर्थात होमोलोगी कहते हैं। इसके विपरीत कई बार एक सी परिस्थितियों में रहने पर विभिन्न जातियों में एक समान गुण विकसित हो जाते हैं। ऐसे समान गुणों को एनालोगस तथा समानता को तुल्य रूप या एनालोगी कहते हैं। जैसा कि उदाहरण देखते हैं हम, जलीय पादप जो कि विभिन्न जातियों के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं लेकिन उनमें एक लक्षण जैसे कि वायु तक की उपस्थिति अपने आप में समान लक्षण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होती है। टेक्सी मैट्रिक्स के द्वारा गुणों के चयन में होमोलोगस गुणों का ही चयन करना चाहिए। जैसा कि पूर्व में बताया वास्तविक लक्षण का समावेश आवश्यक है, तो यहाँ पर होमोलोगस जो गुण है समजातता वाले जो गुण है उन्हें ही यहाँ पर चयनित करना चाहिए जिससे कि वास्तविक समानता उभर कर आती है। टेक्सी मैट्रिक्स अथवा संख्यात्मक वर्गीकरण से कोई नया डेटा प्राप्त नहीं होता है, वरन यह एक ऐसी नई विधि है जिसमें पूर्व में उपलब्ध डाटा को ही पुनर्व्यवस्थित करके पादपों में आपस में सह संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें डाटा जो संख्यात्मक रूप से कोडिंग किया जाता है वह किसी भी डाटा तंत्र के लिए समाकलित किया जा सकता है। इसको भी वर्णित कुंजी, सूची पत्र, मानचित्र तथा दस्तावेज के रूप में काम में लिया जाता है। आज तक परंपरावादी वर्गीकरण द्वारा संग्रह किए गए डाटा का वर्गीकरण पद्धति आधारित थी, परंतु आधुनिक युग में वर्गीकरण के लिए कार्यात्मक वर्गीकरण अपनाई जाती है। इसमें परंपरावादी तरीके से किए गए निरीक्षण से प्राप्त डाटा को कार्यात्मक विधि व प्रयोगों द्वारा परख कर किसी प्रायोगिक नतीजे पर पहुंचकर अंतिम वर्गीकरण तैयार किया जाता है। टेक्सी मैट्रिक्स वर्गीकरण में परंपरावादी तथा कार्यात्मक दोनों विधियां अपनाई जाती है। अतः यहाँ पर हम देखें कि जो परंपरावादी लक्षण जो अपने आप में पूर्व में पहचाने गए लक्षण थे उनका कार्यात्मक रूप से हम प्रयोग करें तो इन दोनों विधियों से जो डेटा हमें प्राप्त होते हैं वह अधिक विश्वसनीय होते हैं। यदि हम परंपरावादी वर्गीकरण व टेक्सी मैट्रिक्स वर्गीकरण की तुलना करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आधारभूत जो अंतर है वह इन दोनों विधियों में पाया जाता है। क्रमशः हम इनमें कुछ अंतर यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। परंपरावादी वर्गीकरण में सीमित गुणों को लेकर के कार्य किया जाता है, जबकि टेक्सी मैट्रिक्स वर्गीकरण में ये समाकलित डेटा जो अनेक गुणों के रूप में विभिन्न स्रोतों द्वारा एकत्रित किया जाता है इस पर आधारित है, अर्थात अधिक से अधिक गुण इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 2, परंपरावादी वर्गीकरण मात्र पादप के आकारिकी गुणों पर ही मुख्यतः आधारित थी या है, जबकि टेक्सी मैट्रिक्स वर्गीकरण में आकारिकी, शारीर कार्य की, पादप रसायन, भ्रूण विज्ञान, पराग विज्ञान, गुणसूत्र, परागसंरचना, सूक्ष्म आकारिकी, कोशिका विज्ञान, जैव रसायन आदि आदि बहुत से गुणों पर यह
वर्गीकी आधारित है। नंबर 3, परंपरावादी वर्गीकी में ज्यादा लोग कार्य करते हैं लेकिन समय अधिक लगता है, जबकि कंप्यूटर द्वारा यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जिसमें अधिक डेटा कम समय में विश्लेषित हो जाते हैं। नंबर 4, परंपरावादी वर्गीकी में डेटा संख्यात्मक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि टेक्स्ट मैट्रिक्स तो संख्या पर ही आधारित है। संख्यात्मक रूप में जो डेटा प्राप्त होता है उसे डेटा प्रोसेसिंग पद्धति के साथ समाकलित करके विभिन्न विभागों में वर्णन, कुंजी, कैटलॉग, मानचित्र तथा प्रलेख के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, परंपरावादी वर्गीकी में संख्यात्मक परिणाम नहीं होता है, अतः यहाँ संशोधन की गुंजाइश रहती है, जबकि टेक्स्ट मैट्रिक्स में संख्यात्मक परिणाम होने से यह अधिक विश्वसनीय हो जाता है, अतः टेक्स्ट मैट्रिक्स द्वारा अधिक विश्वसनीय वर्गीकरण व कुंजी प्राप्त की जाती है। अंतिम, परंपरावादी वर्गीकी जिसमें कि आकारिकी गुणों पर आधारित पहचान कुंजी का प्रयोग करते हैं, जबकि टेक्स्ट मैट्रिक्स वर्गीकी में संख्यात्मक वर्गीकी में वर्णित गुणों को अधिक संख्या में अच्छी तरह से व्यवस्थित करके वर्गीकी सारणी बनाई जाती है, अतः इस तरह परंपरावादी वर्गीकी भी संशोधित हो जाती है। टेक्स्ट मैट्रिक्स किस प्रकार से कार्य करते हैं? टेक्स्ट मैट्रिक्स का कार्य को हम यहाँ पर टेक्स्ट मैट्रिक्स के नियम या रूल्स ऑफ टेक्स्ट मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ स्मिथ व सोकाल ने टेक्स्ट मैट्रिक्स के जो नियम अपनाए वह एडमसोनियन नियमों पर आधारित है। जैसा कि पूर्व में बताया कि अभी जो टेक्स्ट मैट्रिक्स में जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें नियो एडमसोनियन भी कहते हैं तथा इन नियमों को नियो एडमसोनियन नियम भी कहा जाता है। ये निम्न है। नंबर 1, वर्गीकरण के लिए वर्ग की जितनी अधिक जानकारी उपलब्ध होगी उतना ही अच्छा परिणाम होगा। शर्त यह है कि वर्ग की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो। नंबर 2, प्राकृतिक वर्ग बनाने के लिए यानी नेचुरल टैक्सॉन बनाने के लिए प्रत्येक गुण बराबर का महत्वपूर्ण है। जैसा कि पूर्व में बताया गया, इक्वल वेटेज यानी बराबर का गुण यहाँ पर मानना इस टेक्स्ट मैट्रिक्स की एक महत्वपूर्ण नियम में आता है। नंबर 3, किसी भी दो इकाइयों की कुल समानता उनमें उपस्थित प्रत्येक अनेक गुणों की समानता का परिकार्यात्मक परिणाम है जिनकी तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। नंबर 4, अध्ययन करते समय जीवों के समूह के मध्य गुणों के सह संबंधों के अंतर से विशिष्ट वर्ग पहचाना जाता है। नंबर 5, समूह की वर्ग की संरचना तथा गुणों के सह संबंधों से जातिवर्तीय निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं। इनसे विकास की दिशा तथा प्रक्रिया का अनुमान किया जाता है। नंबर 6, वर्गीकी की पारंपरिक मान्यताओं की तरह देखा हुआ अभ्यास किया जाता है। और नंबर 7, वर्गीकरण समानताओं व संबंधों पर ये टेक्स्ट मैट्रिक्स आधारित है। विद्यार्थियों, हमने संख्यात्मक वर्गीकी या टेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में सामान्य परिचय के रूप में ये चर्चा की। आज की चर्चा के दौरान जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं वह आपको क्लास वर्क के रूप में तैयार करनी है। नंबर 1, संख्यात्मक वर्गीकी या टेक्स्ट मैट्रिक्स। नंबर 2, परंपरावादी वर्गीकी अर्थात टेक्स्ट मैट्रिक्स वर्गीकी की दोनों की तुलना। और नंबर 3, टेक्स्ट मैट्रिक्स के नियम अर्थात रूल्स ऑफ टेक्स्ट मैट्रिक्स। हम इसी माध्यम से इस टॉपिक को आगे अध्ययन करने के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।